दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज बात करेंगे कि बीजेपी सरकार की आखिर शिक्षा नीति क्या है और शिक्षा नीति को ही लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या सिस्टम बनाया था और क्या बदलाव लाना चाहते थे। दोस्तों शिक्षा नीति सिस्टम को ही लेकर उनको इस्तीफा दिलवाया गया या कुछ और बात थी। दोस्तों नीट का पेपर तो जहां तक हमारे समझ में आ रहा है कि नीट का पेपर तो लीक हुआ था, ये तो बात सही है, लेकिन उसके बाद फिर पेपर हुआ और उसका रिजल्ट भी आ गया है। लेकिन फिर भी उसके बाद अगर धर्मेंद्र प्रधान का जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे उनका अगर इस्तीफा दिलवाया गया है तो इसके पीछे भी कुछ न कुछ तो रहस्य जुड़ा ही था। क्योंकि जहां तक सोशल मीडिया के द्वारा सुनने में आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा नीति को पूरी तरह से बदलाव लाना चाहते थे और इसमें क्या बदलना चाहते थे, आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप सभी लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि इसका नीति क्या था और क्या बदलाव करना चाहते थे। दोस्तों सबसे पहले बात जो शिक्षा मंत्रालय का मौजूद संकट था वह केवल पेपर लीक और नीट का विवाद या एनडीए की विश्वसनीयता पर सवाल तक सीमित नहीं था, क्योंकि मौजूदा सरकार के लिए इसका महत्व सिर्फ तात्कालिक मुद्दों से कहीं अलग हटकर के थे। दोस्तों 1967 में जब आरएसएस में अपने राजनीतिक संगठन का भारतीय जनसंघ के माध्यम से पहली बार जब सत्ता में प्रवेश किया था, उस समय उत्तर भारतीय राज्यों में समाजवादियों के साथ मिलकर के संयुक्त विधायक दल सरकारों का हिस्सा बन गया था और तभी से उसका पहला लक्ष्य था कि शिक्षा मंत्रालय पर सबसे पहले नियंत्रण करना। और संघ परिवार अच्छी तरह से समझता था कि फर्स्ट पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रमों के जरिए वैचारिक प्रभाव किस तरह से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यही वजह थी। और स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता भी माने जाते थे और दोस्तों प्रख्यात विद्वान और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके थे और उनके पद पर होना आरएसएस के लिए हमेशा से एक गहरी ठेस का विषय बना रहता था। दोस्तों हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकालीन के दौरान शिक्षक के राज्यों के विशेष अधिकार क्षेत्र से निकल करके उसे केंद्र के प्रति आश्रित होने के लिए कदम उठाया था, लेकिन ऐसा करने के पीछे आरएसएस के वैचारिक कारण बिल्कुल अलग और अधिक स्पष्ट हो गया था। दोस्तों 2002 में जब भाजपा के नेतृत्व वाली पहली एनडीए सरकार के दौरान औरों के सामने आया था, जब स्कूली पाठ्य पुस्तकों में किए गए बदलाव को लेकर के देश भर में भारी विवाद खड़ा हो गया था और यह मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक उस समय पहुंच गया था। दोस्तों याचिकाकर्ता का तर्क था कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और इसके शैक्षिक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से परामर्श किए बिना तैयार किया गया है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा कि भले ही सीएबीई की भूमिका सलाहकार है, लेकिन पूर्व स्थापित परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो इसके प्रति परामर्श किया जाना जरूरी है, ताकि शिक्षक के विकास से जुड़े मामलों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक बेहतर समन्वय बना रहे। और दोस्तों उस समय भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाने वाले पार्टी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि मोदी सरकार के 13 वर्ष पर इस दौर में आखिर
रस की व्यापक वैचारिका परियोजनाओं में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जो भूमिका थी वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि दोस्तों पार्टी के भीतर उन्हें कई बड़े काम से एक अहम नेता माना जाता था और वह पार्टी अध्यक्ष पद के लिए संभावित ओबीसी चेहरा भी थे। और यही नहीं दोस्तों, बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी रहे हैं। और दोस्तों उड़ीसा में जहां हाल ही में भाजपा की सरकार बनी है, वहां भविष्य के संभावित मुख्यमंत्री के रूप में भी देखे जा रहे हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों कि ऐसे में उनका इस तरह से अचानक और अपमानजनक ढंग से केंद्रीय मंत्री से बाहर हो जाना भाजपा के लिए, भावी नेतृत्व के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन इससे भी अधिक गहरा असर अगर देखा जाए तो आरएसएस के दीर्घकालिक वैचारिक एजेंडे पर पड़ा है। दोस्तों यही वजह थी कि आरएसएस से जुड़े धर्मेंद्र प्रधान जो थे वो इस समय इस्तीफा दे दिए हैं। उनके पिता जी भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके थे और दोस्तों मोदी सरकार में लंबे समय तक से शिक्षा मंत्री बने रहे। दोस्तों संघ नेतृत्व को उन पर पूरा भरोसा था कि वह शिक्षा के क्षेत्र में संघ के वैचारिक एजेंडे को पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ लागू कर देंगे। दोस्तों प्रदर्शनकारियों के लिए धर्मेंद्र प्रधान एक प्रतीक बन गए, लेकिन उनका आंदोलन दरअसल उस शिक्षा नीति के खिलाफ था जिसे भाजपा लागू करना चाहती थी। दोस्तों इस आंदोलन में भाजपा की उसकी व्यापक परियोजनाओं को उजागर कर दिया, जिसके तहत वह एक ऐसी नई शैक्षिक व्यवस्था कड़ी करना चाहते थे जहां आईआईटी जैसे संस्थानों में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर जोर दिया। दोस्तों सब चीज ठीक है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जब हमारा भारत देश 1949 में आज़ाद हो गया तो उसके बाद से हम मुगलों का इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं? मुगलों का इतिहास से हमें क्या लेना देना है और उनके इतिहास से हमें क्या फायदा होने वाला है? सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जब हमारे भारत में बड़े बड़े वीर योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों का डट करके सामना किए हैं और मुगलों ने हमारे राजाओं को सत्ता से हटा करके अपना सत्ता जमाया था, तो वह वैसे बेईमान लोगों का इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्या हमारे भारत के वीर योद्धा का इतिहास नहीं था पढ़ने को, या मुगलों के इतिहास से कमजोर हमारा भारत का इतिहास तो था नहीं, तो फिर हमें किसी दूसरे का इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा था? अब तक इसका मतलब है कि हम आज़ाद नहीं हुए थे। इसलिए जो मुगलों का हम इतिहास पढ़ रहे थे भाई, जब हम आज़ाद हो गए तो हमें अपने भारत का इतिहास पढ़ेंगे, ना कि किसी और का। दोस्तों आप लोग ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें मुगलों का इतिहास पढ़ना ज़रूरी है कि हमें अपने भारत का इतिहास पढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों जो अपने देश के लिए जान गंवाया है वह हमारे देश के हैं, तो हम उसकी इतिहास पढ़ेंगे न कि किसी और का। और रही सवाल बीजेपी और आरएसएस की, तो दोस्तों इसमें किसी भी पक्ष का कोई बात नहीं है, न कोई सरकार से है, लेकिन इतिहास भारत का ही हमें पढ़ना चाहिए और हमारे बच्चे को, ताकि जो बच्चा हमारा अब सवाल करने लगा है वह सवाल नहीं करता जब वो भारत का इतिहास पढ़ता, क्योंकि उसको तो पढ़ाया गया सिर्फ मुगलों का इतिहास, तो फिर सवाल तो बड़ी बनती है। इसलिए कहा जाता है कि जो हकीकत इतिहास है उसी को पढ़ाइए। मुगलों को वीर बनाने का क्या मतलब है? क्या किसी का धन लूटने वाला कभी वीर हो सकता है? क्या किसी की धन संपत्ति कब्जा करने वाला मुगल सरकार हमारा तो था नहीं कि हमें उसका इतिहास पढ़ना इतना ज़रूरी है। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा के शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।
जय भारत।